हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सीएमए दिसंबर 22 पेपर डिस्कशन में। हम इस पार्ट में पार्ट 2 जो है 40 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का डिस्कशन कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ और आई होप आप वो भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये पार्ट में हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। इसमें आपको पता ही है पार्ट 2 में प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स ज़्यादा हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स काफ़ी कम हैं। ठीक है, तो अच्छे से मेरे साथ साथ आपको पूरा ध्यान देना है और कोशिश करना है, सारी कैलकुलेशन समझ लेना है, पॉज कर करके आंसर्स को खुद लिखना है तो ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं सारे बेसिक्स इसमें बताने की, जहां जहां कैलकुलेशंस हैं, जो जो चीज़ें मैं करूंगा कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में बताऊं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फटाफट वीडियो लाइक कर देना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बोलो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ठीक है, आपको चाहिए EBIT, आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बोलो तो क्या क्या दिया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स दिया है, आफ्टर टैक्स। ठीक है, और वो है 2,40,000 और अलग से आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है 40%। फिर आपको अलग से दिया है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं 5,15,000, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके नाम के पहले लिखा होता है, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो आपको यूज करना है। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट पे ही होते हैं, 11,20,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अच्छा नहीं, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में, ये मतलब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेथड है, ग्रॉस ब्लॉक मेथड जिसको आप कहते हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग से दिया है 1,80,000, तो इसको आपको WDV निकालनी पड़ेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो 11,20,000 माइनस 1,80,000, दैट विल कम टू 9,40,000। मतलब एक्चुअल एसेट की WDV कितनी है? 9,40,000 ही है। ठीक है, फिर अलग से आपको वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है 3,50,000। यहीं से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मुलेज होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड से आता है, एक एसेट साइड से आता है। इसमें आपको एसेट साइड का डेटा दिया हुआ है, तो आपको एसेट साइड के फॉर्मूले को यूज करना है और वो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाल लिया, WDV आपको लेना होता है, प्लस वर्किंग कैपिटल है 3,50,000, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12,90,000। ठीक है, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको न्यूमरेटर निकालना है विच इज EBIT। अब इसमें रिवर्स वर्किंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, एक स्टेप ऊपर जाना है PBT, PBT को और ऊपर जाना है एक स्टेप EBIT, एक एक स्टेप आपको वापस ऊपर जाना है, तो रिवर्स वर्किंग आपको बेसिकली करनी है। तो बोलो सबसे पहले आपको निकालना है PBT। बोलो PBT का क्या फॉर्मूला होता है? पहले आप पैट का फॉर्मूला देख लो, उसी को शफल किया जाता है, जिन लोगों को नहीं आता होगा उनको आ जाएगा। बोलो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? पैट इज इक्वल टू PBT इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा। अब इसी को घुमाना है, अब हमको क्या चाहिए? PBT। तो PBT वहीं रखेंगे, 1 माइनस टी को इधर लेके जाएंगे, तो पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये रिवर्स रेशो है। बोलो पैट आपको दिया है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.4। ठीक है, आपको पता ही होगा, तो डिनोमिनेटर आएगा 0.6, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, कैलसी पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.6 वो आएगा 4 लाख, तो आपका PBT कितना रहा होगा? 4 लाख। अब PBT तो और ऊपर जाना है, बोलो PBT से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको इंटरेस्ट एड बैक करना है, तो PBIT इज इक्वल टू PBT एड बैक इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो कितना आएगा? PBT है आपका 4 लाख और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा दिया हुआ है, आपके डिबेंचर है 5,50,000 और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, निकाल लो। बोलो कितना आएगा? 51,500 प्लस 4 लाख, तो 4,51,500 ये आपका आएगा PBIT, जो हमको
ROCE के निकालने के लिए चाहिए। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बोलो ROCE इज इक्वल टू PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बोलो एग्जैक्ट आएगा 35%। 35% आए ख्याल में? तो यहां पे कहाँ आप गलती कर सकते हो, एक ही गलती का एरिया है, वो ये है, ये फॉर्मूला काफ़ी लोगों को नहीं आता। ठीक है, तो मैंने कैसे डिराइव होता है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से वो डिराइव होता है। यहाँ बस अगर आपने गड़बड़ नहीं की और अगर आपको अप्रोच अच्छे से आती है कि पहले टैक्स एडबैक होता है फिर इंटरेस्ट एडबैक होता है, तो फिर आपको पीबीआईटी मिलेगा, और पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल इनटू 100, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिखो। बढ़े आगे, चलो 62, इसमें एक डेटा मिसिंग है, लिख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 4 लाख। ठीक है, दिया हुआ है, पेपर में है, मेरा टाइपो एरर है, करेक्ट कर लो। ठीक है, 4 लाख का अमाउंट ऐड कर लो। बोलो क्वेश्चन नंबर 62, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, net profit after tax is 80,000, tax rate is 30%, 11% preference share capital of 10 each is 5 lakh rupees, equity share capital of 100 each is 4 lakh rupees and working capital is 1 lakh rupees। ठीक है, आपको पूछा गया है अर्निंग पर शेयर विल बी, बोलो अर्निंग पर शेयर पूछा है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम निकाल सकते हैं, यस। आपको पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 4 लाख रुपीस, उसको अगर आप डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। निकालते चलो। ठीक है, तो आपके 4000 इक्विटी शेयर्स हैं, डिनोमिनेटर आपको मिल गया है। अब आपको न्यूमरेटर निकालना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको टैक्स रेट भी दिया है, पर टैक्स रेट का है कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बस उसमें से आपको क्या माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। बोलो, तो डायरेक्ट निकालते हैं, बोलो ईपीएस इज इक्वल टू, बोलो ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी को कैसे लिखते हैं, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट कितना है 80,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। बोलो कितना है, 5 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उस पर 11% का रेट ऑफ डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय 4000। बोलो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 5 लाख इंटू 11% दैट कम्स टू 55,000, 80,000 में से माइनस कर लो तो ये आएगा 25,000, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये आपका आंसर आएगा 6.25 पर शेयर, 6.25 रुपीज पर शेयर, 6.25 रुपीज पर शेयर। आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी गुगली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ खास कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लिखो फटाफट। पॉज करके लिखते जाना, ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब आते जाओ फटाफट, थ्री क्वेश्चन है। बोलो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नीड्स, बोलो कि क्या टाइप के रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो वो होता है मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर डिटेल। ठीक है, ये मॉड्यूल का बीच का उठा के आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ मोर फ्रीक्वेंट भी नहीं है, मोर डिटेल भी नहीं है, दोनों है। ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन ज्यादा, डी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा फ्रीक्वेंट भी चाहिए और ज्यादा डिटेल्ड भी चाहिए। ठीक है, तो वो आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का नीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है इन मार्जिनल कॉस्टिंग डैश आ वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट। बोलो क्या मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में भी आपको पता ही होगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, तीनों होता है ना,
तीनों इन्वेंट्री में आते हैं, तीनों मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू होते हैं। तो स्टॉक ऑफ WIP यस मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यस वो भी वैल्यू होता है। और थर्ड आपको दिया है जो आपने ज्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, वो आता है प्रोसेस ट्रांसफर। अगर आपका बिजनेस में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेस से गुजर के अगर फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अपना WIP ट्रांसफर करती है, तो वो भी ट्रांसफर मार्जिनल कॉस्ट पे ही होता है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग का ये पार्ट है, आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है। ठीक है, चलो फिर है इफ अ फर्म हैज अ लो, अच्छा ये कट कर दो, ऑड क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ऊपर ऊपर से ये लाइंस दी हुई है, उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, लिखा है कन्वर्टिंग फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, समझ रहे हो, कैसे होगा, आपका आउटपुट कितना है, आप बीपी के इधर हो, बीपी के उधर हो, आपका पीवी रेशो क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हवा में तीर छोड़ दिया है। अब इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये क्या है, मेरे मैं अपनी लिमिटेशन बता रहा हूं कि ऐसे ओपन एंडेड जो लाइंस है ना, ये समझाना मुश्किल है। क्या सोच के इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, मतलब मैं वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और मुझे लगता है जितना इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा उतना आपका कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो, हेल्प नहीं करेगा ये और आपको हार्म करेगा। इसलिए बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को दूर रखें। बेटर आप ICSI से एक्सप्लेनेशंस मांगे जो आप कभी करोगे नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मैं कट करा रहा हूं। मेरे हिसाब से प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं हुआ है, इसको समझाना या समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 66। ये भी बहुत ही टिपिकल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। समझ रहे हो, मैं जहां जहां सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं बता रहा हूं ताकि आप जजमेंट ले पाओ कि कितने क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, कितने क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 1,75,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 16 रुपीज। ठीक है, और फिर आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब काफी बच्चे जो ये चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़े हुए या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो उनको ये चीजें नहीं समझ में आती। देखो ये चीजें ना रेगुलर लेक्चर्स से आती हैं, यूट्यूब से नहीं आती। ये तो चलो मैं बता रहा हूं, पर बाकी लोग इतना नहीं बताएंगे। समझ रहे हो, ये सब रेगुलर क्लासेस में ही अच्छे से बताया जाता है। कि काफी बच्चों को ये रहता है कि सर यहाँ सेलिंग प्राइस यहाँ दी हुई है, फिर सेलिंग प्राइस ही पूछी हुई है, यहीं पे अटक जाते हैं काफी बच्चे। मैं बता रहा हूं आपको, सेल्फ स्टडी में ऐसे भी डाउट्स आते हैं। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू रिड्यूस द बीपी टू 25,000। ठीक है, मतलब जो ऊपर का डेटा है वो अलग है और जो नीचे की सिचुएशन आपको पूछी गई है वो अलग है। समझ रहे हो, दोनों डेटा अलग अलग है। अब इसमें आपने कुछ बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक कुछ हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अजम्पशंस पढ़ते हैं, याद आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, याद आ रहा है, पढ़ा होगा तो आएगा। फिर आपने पढ़ा होगा फिक्स कॉस्ट इन टोटल या टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बस ये आपको यहां पे यूज करना है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहेंगे, आप लेवल भले बदल लो, आउटपुट लेवल बदल लो, सेल्स लेवल बदल लो, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट होगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये लेकिन कांस्टेंट नहीं होती है। समझ रहे हो, इसीलिए कह रहा हूं कि ऊपर का डेटा अलग है, वहां सेलिंग प्राइस वो वाली यूज करनी है, लेकिन जो नीचे का डेटा दिया है उसमें आप सेम सेलिंग प्राइस अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि सेम सेलिंग प्राइस रखोगे तो बीपी कम नहीं होता। बीपी अगर आपको कम करना है तो आपको सेलिंग प्राइस में चेंज लाना पड़ेगा, और वही आपसे पूछा है कि कितना सेलिंग प्राइस को चेंज करें तो हमारा बीपी 25,000 होगा। अब इसको अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो ऊपर के डेटा पे कितना बीपी आ रहा है वो भी निकाल के देख लो। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। बोलो, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो इससे आपका निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 माइनस 10 दैट विल कम टू 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, फिर अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, बोलो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 1,75,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6 रुपीज। तो ऊपर के डेटा के हिसाब से करंटली हमारा बीपी कितना है, 29,1667 या जो भी है 167। ठीक है, तो हमारा अभी बीपी है 29,000,
अगर हमारा सेलिंग प्राइस है 16, समझ रहे हो, 16 को कनेक्ट करो 29,000 से। अब वो बोल रहे हैं कि ये 29,000 से हमको रिड्यूस करना है 25,000, तो फिर 16 को कितना चेंज करना पड़ेगा? क्या हम सेलिंग प्राइस रखें तो हमारा बीपी कितना हो जाएगा? 25,000 यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, वही है, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। सिर्फ इसको मैं और स्प्लिट कर रहा हूं, ध्यान दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन, बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, पढ़ा है ना, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कांस्टेंट रहेगा, नीचे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ यहां पे क्या नहीं पता है इस फॉर्मूले में, हमको सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं पता है, हमको बीपी भी पता है, बीपी दिया हुआ है 25,000, ठीक है, ध्यान दो। तो 25,000 आपको दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, बस आपको इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट होगी 10 रुपीज। आ रहा है समझ में? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 25,000 एसपी माइनस 10 इंटू 25,000 तो आएगा 2,50,000 इज इक्वल टू 1,75,000, ठीक है। अब माइनस 2,50,000 है, उधर भेजो, प्लस हो जाएगा, तो 25,000 एसपी इज इक्वल टू 1,75,000 प्लस 2,50,000, दैट कम्स टू 4,25,000। Therefore, SP is equal to 4,25,000 divided by 25,000। बोलो कितना आएगा? तो वो आएगा 17, ठीक है। तो अगर आप सेलिंग प्राइस 17 कर दो, 16 से बढ़ा के 17 कर लो, तो आपका बीपी 29,000 से कम होके 25,000 आ जाएगा। ये उसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो बोलो आंसर आएगा 17, ठीक है। क्लियर है क्या? सब बता दिया भाई मैंने, ठीक है, सारे अजम्पशन, सारा बैकग्राउंड सब बता दिया। लिखो, चलो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आया है, बट इस टाइप का जो क्वेश्चन है, कैटेगरी ऑफ जो क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, थोड़ा सा आई थिंक इसको ट्विस्ट किया है, ठीक है, ध्यान दो। के लिमिटेड हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख, ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके 1 लाख, सेल्स है 3 लाख, प्रॉफिट है 80,000। सिर्फ यहां अब फर्क क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ ईयर, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, फर्स्ट हाफ का डेटा दिया है। अब आपको यहां ध्यान देना है, सेम चीज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो फर्स्ट हाफ में है सेकेंड हाफ में भी कांस्टेंट होंगे, समझ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज कि पीवी रेशो भी कांस्टेंट होता है, जो फर्स्ट हाफ का पीवी रेशो होगा सेम पीवी रेशो सेकेंड हाफ का होगा। तो ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं, बस अगर आपको पता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होते, ठीक है। बोलो, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं, सब दिए हैं। इन द नेक्स्ट हाफ ईयर इफ द कंपनी सफर्स द लॉस, ध्यान दो, कंपनी सफर द लॉस ऑफ 40,000 देन द एक्सपेक्टेड सेल वुड बी व्हेन द सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी कांस्टेंट होती है, एडिशनली आपको दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस भी अगर कांस्टेंट रही है तो बताइए हमारा एक्सपेक्टेड सेल क्या होगा। मतलब सिर्फ क्वांटिटी बदल रही है, सेल के दो इफेक्ट्स होते हैं, सेल कैसे कैलकुलेट होती है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये बोल रहे हैं कि प्राइस सेम है, सिर्फ क्वांटिटी बदल रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी बदल रही है, इस वजह से सेल की जो वैल्यू है वो बदलेगी, बट सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है। फर्स्ट हाफ में जो सेलिंग प्राइस है वही सेलिंग प्राइस सेकेंड हाफ में भी है। तो सेलिंग प्राइस के वजह से कोई चेंज नहीं होगा, जो भी सेल्स में चेंज होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फर्क पड़ता है इससे। चलो अब बेसिकली यानी करना क्या है ये क्वेश्चन में यही नहीं समझेगा कि यार ये मतलब सब ठीक है पर करना क्या है, ठीक है, इसमें करना क्या है। तो फर्स्ट हाफ दिया है, सेकेंड हाफ में आपको सेल पूछिए, ठीक है, तो आपको बेसिकली रिवर्स वर्किंग करनी है। आपको लॉस दिया है, लॉस से आपको सेल्स तक पहुंचना है। लॉस से सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? एक एक स्टेप आपको ऊपर जाना पड़ेगा। लॉस के एक स्टेप ऊपर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। लॉस और कंट्रीब्यूशन के बीच में क्या आता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट दिए हुए, यस, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होगी, दिया हुआ है। तो अगर मैं लॉस में फिक्स कॉस्ट को एड बैक कर लूं
एक एक स्टेप पीछे ऊपर जाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट आपको पता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो लॉस में अगर मैं फिक्स कॉस्ट एड बैक कर लूं तो मैं कंट्रीब्यूशन पे आ जाऊंगा। कंट्रीब्यूशन को मैं अगर पीवी रेशियो से डिवाइड कर लूं तो मेरे को सेल आ जाएगी। समझ रहे हो, रिवर्स वर्किंग है। कॉस्ट शीट का सबसे नीचे का एलिमेंट दिया है, कॉस्ट शीट का सबसे ऊपर का एलिमेंट पूछा हुआ है। आपको सेलिंग फिक्स कॉस्ट यूज आनी है तो वो दिया हुआ है, कांस्टेंट है। फिर आपको पीवी रेशियो कांस्टेंट लेना है, तो पीवी रेशियो कांस्टेंट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होगा, इसीलिए दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि पीवी रेशियो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस बदल रही है तो पीवी रेशियो कांस्टेंट नहीं होता। कंसेप्ट ठीक है, ध्यान दो। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक एक स्टेप ऊपर जाना है। ठीक है, बोलो। तो लॉस से हम स्टार्ट करेंगे। लॉस मतलब -40,000, एड बैक फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1 लाख। बोलो कितना आएगा, यहां पे प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। बोलो -40,000 +1 लाख, तो वो आएगा +60,000। समझ रहे हो, मतलब आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, 60,000 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। उसमें से फिर आपने 1 लाख का फिक्स कॉस्ट माइनस किया होगा और इस वजह से आपका लॉस आया होगा 40,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आपका होगा 60,000। ठीक है, यहां तक आ गए। अब पीवी रेशियो निकालो। पीवी रेशियो फर्स्ट हाफ के डेटा से आप निकाल सकते हो। बोलो पीवी रेशियो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालो ऊपर से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, प्रॉफिट दिया हुआ है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ऐड करना पड़ेगा। बोलो तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख प्लस 80,000 आपका प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय सेल्स 360 इनटू 100। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, ये आएगा 50%। आ रहा है 50%। ठीक है, सिंपल। और अब लास्ट स्टेप करना होगा सेल्स। बोलो सेल्स कैसे निकलता है। अब इसका जो पुराना फॉर्मूला है पहले वो मैं बता देता हूं कि पीवी रेशो का जो फॉर्मूला होता है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी इनटू 100 छोड़ दो, नहीं तो आप इनटू 100 में खो जाओगे। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब इसी को आपको घुमाना है। इसी में आपको पीवी रेशो पता है, इसी में आपको अब नया जो सेकेंड हाफ का कंट्रीब्यूशन है वो भी पता है, तो बस सेकेंड हाफ की आपको सेल निकालनी है। ठीक है, तो सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, ऐसा निकलता है। आ रहा है समझ में। बोलो तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, अमाउंट में 60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 50%, यानी कि 0.5 आप ले लो। ठीक है, 0.5 ले लोगे मतलब वो इंटू 100 का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। तो बोलो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.5 डेसिमल में ले लो तो वो आएगा 1,20,000। तो आपका सेकेंड हाफ का सेल रहा होगा 1,20,000। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 1,20,000 सेल है, उसका 50% मेरा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। 1,20,000 का 50% 60,000 आएगा। 60,000 माइनस 1 लाख का फिक्स कॉस्ट करोगे तो लॉस आएगा 40,000। ठीक है, तो आंसर आएगा 1,20,000। तो ये है सिमिलर, कैटेगरी है ऐसी, पर ये थोड़ा इस बार अलग से पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से समझे हुए हैं तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। लिखो चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है जो इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पीवी रेशो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर 40% एंड 30%। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम इज 40 लाख रुपीज, देन द प्रॉफिट वुड बी। बोलो सेल्स दिया है कि 40 लाख आपका सेल्स है, फिर उसमें पीवी रेशो भी दिया हुआ है, इसमें आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया है और आपको प्रॉफिट पूछा है। अब जैसे प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दो नंबर्स आपको अगर एक साथ दिख गए तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझो और उसको मल्टीपल टाइम्स 10-10 15-15 बार उसको पढ़ो, मेरे ख्याल से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एमओएस इन रुपीज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, याद आ रहा है।
तो यहां पे सिर्फ क्या फर्क है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रुपीज में चाहिए होता है, यहां आपको परसेंटेज में दिया है 30%, लेकिन टोटल सेल भी तो दी है ना, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहली स्टेप में आप क्या निकालोगे, एमओएस इन रुपीज। ठीक है, एमओएस इन रुपीज कैसे आएगा बोलो, एमओएस इन रुपीज इज इक्वल टू टोटल सेल इनटू एमओएस परसेंटेज। तो 40 lakhs इंटू 30%, ये आएगा 12 lakhs। यहां तक क्लियर है कि आपका एमओएस सेल कितना होगा, 12 लाख। बोलो, तो 12 लाख इज इक्वल टू प्रॉफिट हमको निकालना है, पीवी रेशियो हमको दिया हुआ है 40%, क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो 12 लाख इंटू 40%, वो आएगा 4,80,000। है एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको एमओएस रुपीज में निकालना है और सेकेंड स्टेप में सीधे आपका प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लिखो। चलो बढ़े आगे, आप पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाओ, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मीडियम कैटेगरी में मैं रखूंगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो मीडियम, देखा ही नहीं है कभी ऐसा कुछ तो बहुत टफ। ठीक है, इजी भी हो सकता है अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा किए हैं, कंसेप्ट बहुत आपका क्लियर है, तो इजी भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप कहां से पढ़े हो, सेल्फ स्टडी किया है, मेरे से पढ़े हो, किसी और से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, उस पर डिपेंड करता है। एके लिमिटेड प्रोड्यूसेस, मैंने मेरे लेक्चर में कराया हुआ है। ठीक है, तो मेरे बायर्स को आई होप इजी लगा होगा। बोलो, एके लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट बी। ठीक है, इसमें कंपोनेंट ज्यादा है तो थोड़ा क्वेश्चन समझने में भी टाइम लग जाएगा। बोलो, हम क्या बनाते हैं, बी कंपोनेंट। ठीक है, बाय यूजिंग अ मशीन वर्किंग एट अ फुल कैपेसिटी। इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारा कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि कैपेसिटी खाली है तो चलो कैपेसिटी यूज करने के लिए कोई और प्रोडक्ट भी बना लिया, ऐसा नहीं है। हमारा ऑलरेडी मशीन फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, कोई स्पेयर, कोई अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। 1 यूनिट ऑफ बी जो हमको आउटपुट बनाना है टेक्स 5 आवर्स टू प्रोड्यूस। इनपुट आउटपुट रेशियो दिया है कि 5 घंटे मशीन यूज होगी तब जाके 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनेगा। ठीक है, 5 आवर्स 1 यूनिट, ये आपका रेशियो है। एंड हैज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एंड हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 25। इससे आप क्या निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन। बोलो, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है, 50 माइनस 25 यानी कि 25। ये लेकिन क्या है, पर यूनिट है। एक आउटपुट बना के बेचने पे आपको 25 रुपीज का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आगे अनदर कंपोनेंट। ठीक है, अनदर कंपोनेंट सी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट डी कुड बी मेड by using the same machinery in 2 hours per unit at a marginal cost of 5 per unit। समझ रहे हो, डायरेक्शन बदल रहा है कि एक और कंपोनेंट है सी जो आपको प्रोडक्ट डी बनाने में लगता है, वो भी आप बना सकते हो सेम मशीन से। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी है, हम फुल यूटिलाइज कर ही रहे हैं। तो अगर आप ये वाला कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो आपको जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट बी आप बना रहे हो, उसको घटाना पड़ेगा। मतलब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कम नहीं करना चाहते हो तो आपको बाहर से बनवाना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन का है, ये मेक और बाय का क्वेश्चन है। मैं खुद बनाऊं या बाहर से खरीदूं, तो आपको ये जज करना है कि खुद बनाऊंगा तो कितने में पड़ेगा, घर पे खुद बनाऊंगा तो कितने में पड़ेगा, और बाहर से कितने में मिला तो मैं बाहर से खरीदूंगा। मेक और बाय वाला ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब खुद बनाओगे तो कितना खर्चा लगेगा, बेसिकली आपको यही निकालना है। ठीक है, तो आप खुद बनाओगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 5 रुपीज। 5 रुपीज पर यूनिट में आप ये कंपोनेंट खुद बना सकते हो। अब अगर आप ये खुद बनाओगे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि आपको जो एग्जिस्टिंग आप कंपोनेंट बी वाला बना रहे हो वो आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि मशीन एक ही है, ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है। तो अगर आपको कुछ और बनाना है तो एग्जिस्टिंग वाला जो है वो घटाना पड़ेगा। अब एग्जिस्टिंग वाला घटाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो यहां पे कॉस्ट माना जाएगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो मैं प्राइस निकाल रहा हूं कि खुद अगर हम बनाएंगे
तो क्या कॉस्ट पड़ेगा, प्राइस कॉस्ट जो भी बोलो, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरे को लेना है। मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपीज पर यूनिट। अब प्रॉफिट कितना फॉरगॉन होगा, प्रॉफिट कितना मेरा फॉरगॉन होगा, उसी को मैं यहां कहूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कंपोनेंट बी में मैं कितना कमा रहा था ये मुझे निकालना है। ऊपर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 25 रुपीज पर यूनिट, पर ये पर यूनिट किसका है, ये तो कंपोनेंट बी का है ना। हम तो मशीन के यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसको 5 घंटे लगते थे। अरे भाई कंपोनेंट सी को 5 घंटे थोड़ी लग रहे हैं, उसको तो 2 ही घंटे लग रहे हैं ना। तो मुझे वो 2 घंटे का निकालना है कि 2 घंटे अगर मैं वहां से निकाल के इसके लिए यूज करूंगा तो मेरा कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पर आवर पे निकालना पड़ेगा कि आप 1 घंटा मशीन यूज करते हो तो कितना कमाते हो, तो 25 रुपए आप कमाते हो कितने घंटे यूज करके, 5 घंटे। ठीक है, तो पर आवर में कन्वर्ट करो तो 25 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 रुपीज पर मशीन आवर। 1 घंटा मशीन अगर आप चलाते हो, यूज करते हो, तो आप उससे 5 रुपए कमाते हो। ठीक है, तो अब यहां पे वो यूज करो 5 रुपए पर आवर इनटू ये कंपोनेंट बनाने के लिए मशीन कितना चलाना पड़ेगा, 2 आवर्स। तो आपको 2 घंटे के हिसाब से 10 रुपए का प्रॉफिट फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली अगर आप ये खुद बनाओगे तो आपका कॉस्ट बैठेगा 15 रुपए। 5 रुपए एक्चुअल कॉस्ट जो एक्चुअल आउटफ्लो होगा, मार्जिनल कॉस्ट, और 10 रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको लगेगा मिनिमम, मतलब वो आप 10 रुपए आपको कमाने ही है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग आप ऑलरेडी कमा रहे हो, वो तो आपको कमाना ही है ताकि नुकसान भी ना हो। प्लस 5 रुपए आपको उसका एक्चुअल बनाने का मार्जिनल कॉस्ट है, तो 15 रुपए आपको घर पे पड़ेगा। खुद बनाओगे तो उसका जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज पड़ेगा। और अब आपसे क्या पूछा है, इफ वन ऑफ द सप्लायर्स इज रेडी टू सप्लाई कंपोनेंट सी, व्हाट शुड बी द यूनिट प्राइस बेनिफिशियल टू ए के लिमिटेड। मतलब बाहर वाला कोई पर्सन अगर आपको ये बना के आपको बेचे तो क्या प्राइस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, सोच के देखो। 15 रुपए मेरे को घर पे पड़ रहा है, अगर 15 रुपए से ज्यादा में कोई मुझे कोटेशन देगा तो मैं मना कर दूंगा। सपोज उसने 20 रुपीज मुझे ऑफर किया, तो 20 रुपीज में मैं बाहर से लूं या 15 रुपए में मैं खुद बनाऊं। सोच के देखो, सब लॉजिकल है। ठीक है, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, लॉजिक यूज करो। 20 रुपए में मैं खरीदूं या 15 रुपए में खुद बनाऊं, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, 15 रुपए में खुद बनाओ, 5 रुपए बचेंगे। और लेकिन अगर किसी ने मुझे 15 रुपए से कम के प्राइस का कोटेशन दे दिया, तो फॉर एग्जांपल 12 रुपीज में कोई बाहर पे मुझे बना के बेचने के लिए रेडी है कंपोनेंट सी, तो मैं 15 रुपए में खुद क्यों बनाऊंगा भाई। खुद बना के लोग क्यों खुद बनाते हैं, ताकि पैसा बचाए, समझ रहे हो ना। तो अगर मेरे को 12 रुपीज में ही बाहर से कोई कोटेशन मिल गया तो मैं 15 रुपए में खुद क्यों बनाऊंगा, मैं तो बाहर से ले लूंगा, 3 रुपए फिर भी बचेंगे। समझ रहे हो, तो आंसर आएगा लेस देन 15 पर यूनिट। कोई भी प्राइस जो लेस देन 15 रुपीज होगी वो मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मेरा कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज। 15 से ज्यादा तो मैं मना कर दूंगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है। तो कोई भी प्राइस जो लेस देन 15 होगी वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वो मुझे सप्लायर कोटेशन देगा उस प्राइस पे तो मैं बाय कर लूंगा। समझ रहे हो, तो ये मेक और बाय का क्वेश्चन है, एंड आई होप आपको इसमें सोचना कैसा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। तो पहला स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर है कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ मशीन, और फिर थर्ड है कॉस्ट, और फिर है फोर्थ कि भाई एनी प्राइस लेस देन 15 विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है पहले काफी बार। ठीक है, ध्यान दो। सिर्फ लॉस के फिगर्स दिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है आपका मैथ्स खराब है, वीकनेस पता है, तो वो वहीं पे, समझ रहे हो ना, फायदा लेते हैं। बाकी ये कैटेगरी ऑलरेडी काफी बार आ चुकी है, सिर्फ इसमें इस बार लॉस है, माइनस साइन है, तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोडक्शन एंड सेल। ठीक है, प्रोडक्शन और सेल का डेटा दिया है, और 2 अलग अलग मंथ्स का है, अप्रैल एंड मई मंथ का है। ठीक है, सेल दिया है और प्रॉफिट लॉस दिया है, और आपको पूछा है बताइए ब्रेक इवन सेल इन रुपीज कितना है। अब जैसे ही आपने पढ़ा ब्रेक इवन सेल इन रुपी, इसका फॉर्मूला पहले आपको याद आना चाहिए,
तभी आपका दिमाग चलेगा कि भाई करना क्या है। ठीक है, तो बीईपी सेल इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब ये डेटा में से आपको फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो निकालना है। बोलो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप ले लो पीवी रेशो। पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑल्टरनेट फॉर्मूला है चेंज वाला। तो प्रॉफिट का चेंज ले लो, 5500 हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, 5500 माइनस माइनस 3500। ठीक है, ये आपको बस ये यहां मैथ्स अगर जम गया तो और कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 70,000 माइनस 40,000 इंटू 100। बोलो 5500 प्लस 3500, तो जो डिफरेंस है वो है 9000 का। ठीक है, 9000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। बोलो क्या आएगा, 30,000 30%। ठीक है, 30% आपका पीवी रेशो आएगा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप है आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के लिए, या फिर आप कोई भी एक लेवल पे डेटा इनपुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं मई मंथ का डेटा ले रहा हूं। ठीक है, मई मंथ का डेटा ले रहा हूं। बोलो मई मंथ में पहले मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन। बोलो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, सेल इनटू पीवी रेशो। ठीक है, बोलो सेल है आपका 70,000 इनटू पीवी रेशो आपने निकाल लिया है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 21,000। ठीक है, और अब आप यहां से निकाल लो फिक्स कॉस्ट। बोलो फिक्स कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, याद आ रहा है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आता है, और अगर आप कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन है 21,000 अभी आपने निकाला, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5,500, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना रहा होगा। अब आप ये कोई भी लेवल पे निकालो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, 15,500 आएगा। अभी आप अप्रैल के डेटा पे यूज करते तो भी सेम आएगा। तो सर आपने वो क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि उसमें लॉस है, माइनस साइन है, फिर से माइनस माइनस प्लस वो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया, मेरा ऊपर पीवी रेशो भी आ गया, निकाल लो आंसर। फोर्थ स्टेप, बोलो बीपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 15,500, पीवी रेशो है 30%, सो द आंसर विल बी 51,667। 51,667, 51,667। ठीक है, सिंपल है, बस लॉस का फिगर है तो बस वो माइनस साइन में आपको घुमाया गया है। अप्रोच पे ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, पीवी रेशो, चेंज चेंज निकाल के पीवी रेशो आ जाता है, फिर वो पीवी रेशो को यूज करके आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, और फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो से आप फिर बीपी निकाल सकते हो। ठीक है, लिखो, लिखो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 71, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, पहले काफी बार आ चुका है। ठीक है, आ जाओ। द फॉलोइंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। सेल्स दिया है 1 लाख रुपीज, ब्रेकअप दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स इंटू 25 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 72,000, यहीं से आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, फिर वही कॉन्ट्रीब्यूशन से पीवी रेशो भी निकाल सकते हो। ठीक है, डेटा पढ़ते पढ़ते ना आपके माइंड में ये सब आना चाहिए कि जो जो डेटा दिया है उससे क्या क्या निकल सकता है, ये सब दिमाग में बैकग्राउंड में ही चलना चाहिए, और वो आता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस 10-12 क्वेश्चन जो मैंने रिवीजन में पढ़ा है उतने पढ़ के आपको रेगुलर स्टडी समझनी है, तो फिर वो आपके दिमाग में कैलकुलेशन नहीं चलेगी। वो प्रैक्टिस से आती है, जो क्लासेस से आता है। आए ख्याल में, काफी बच्चे पूछते हैं ना कि सर यूट्यूब का सफिशिएंट है क्या, नहीं है सफिशिएंट, एक्सपर्टीज नहीं आएगी, आपकी ग्रिप नहीं आएगी सब्जेक्ट पे, इक्कड़ दुक्कड़ बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ते पढ़ते एक एक दिमाग में आता जाना चाहिए। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है फाइंड द एडिशनल यूनिट्स टू बी सोल्ड
एडिशनल यूनिट्स, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट, ठीक है, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 22 रुपीज, ठीक है, करंटली प्राइस है आपकी 25, अगर आप इसको घटाओगे ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सिर्फ सेलिंग प्राइस रिड्यूस करोगे, बाकी सब सेम रखोगे, तो आपका प्रॉफिट सीधे सीधे रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो वो ऑफसेट होके उतना ही प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो यही आपसे पूछा गया है, कितने एडिशनल यूनिट्स हम सेल करें, क्वांटिटी कितनी एक्स्ट्रा सेल करें तो हमारा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बोलो कैसे निकालोगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डिजायर्ड सेल का है, डिजायर्ड सेल का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो ये बस यूनिट्स में है, कोई और फर्क नहीं है। तो डिजायर्ड सेल हमको निकालना है। डिजायर्ड सेल का क्या फॉर्मूला होता है, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। अब यहां पे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हो, ठीक है। तो डिजायर्ड सेल इन यूनिट्स मतलब टोटल आएगी, यहां फिर हम एडिशनल माइनस करके निकालेंगे। तो पूरा डिजायर्ड सेल एट एनी लेवल इज इक्वल टू डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब आपके पास डेटा है क्या, चेक करो। पीवी रेशो हम निकाल सकते हैं, पीवी रेशो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पीवी रेशो निकल सकता है। डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है, प्लस एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट है वो आप निकाल लो और वो भी कांस्टेंट रखो, तो आपको डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, आप डिजायर्ड सेल निकाल लोगे। अब पीवी रेशो आप नहीं लोगे, यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे, क्योंकि यहां पे यूनिट्स लिया है। यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो नया प्राइस जो है उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस नया वाला 22 रुपीज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बोलो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट है 72,000 और क्वांटिटी यहां दी है, सेल की क्वांटिटी वेरिएबल कॉस्ट में ली जाती है। आई होप आपके बेसिक्स क्लियर है। बोलो कितना आएगा, 72,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो वो आएगा 18 रुपीज। आपका वेरिएबल कॉस्ट है 18 रुपीज और वो कांस्टेंट रहेगा। तो 22 माइनस 18 आपका नया नया प्राइस जो है उसके हिसाब से नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 4 रुपीज। बोलो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, डिजायर्ड मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो फिक्स कॉस्ट है 16 रुपीज, 16,000 और प्रॉफिट यहां पे आप निकालो, एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, वो आएगा प्रॉफिट। बोलो सेलिंग सेल्स है 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 72,000, ये आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है 16,000। बोलो कितना आएगा, 1 लाख माइनस 72,000, आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 28,000, 28,000 माइनस 16,000, तो ये आएगा प्रॉफिट 12,000 और ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमको कांस्टेंट रखना है, सेम लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपीज। तो 16,000 प्लस 12,000 यानी वही कंट्रीब्यूशन ही डायरेक्ट निकाल सकते थे ऊपर, सेम प्रॉफिट है तो सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी सेम होती है, ठीक है। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल आपका 7,000 यूनिट्स का सेल होना चाहिए। अब ये टोटल सेल है, आपसे टोटल सेल नहीं पूछी है, ठीक है। तो 7,000 इसलिए पहला पहला ही ऑप्शन है, बेवकूफ बनाने के लिए ही है वो, ठीक है। आपको एडिशनल पूछा है, बोलो एडिशनल कितना बेचना पड़ेगा, टोटल न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना था 4,000, तो आपको एडिशनल 3,000 यूनिट सेल करना है, तब जाके आप 22 रुपीज की सेल पे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसा है तिकड़म्मा जी, लिखो। तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप, ये बैकग्राउंड में है वर्किंग, ठीक है, लिखो। चलो बढ़े आगे। फिर ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ तो बरोबर ड्राफ्ट हुआ नहीं है या ऑप्शंस बरोबर नहीं दिए हैं, ठीक है, तो दूर रहो, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन से दूर रहो।
मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, मुझे पता है। जो मैं मना करूंगा करने के लिए आप वही करोगे, मुझे वो भी पता है। बट वो जो 50% लोग हैं जो मेरी बात मानेंगे, मैं उसके लिए कर रहा हूं। जो मेरी मानेंगे उनका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। फालतू एक दो क्वेश्चन में आप पीछे पड़ोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होगा। और बिलीव मी, इसीलिए पेपर टफ लगता है लोगों को, प्रैक्टिकल देख के टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप ऐसे जो फालतू क्वेश्चन के पीछे दौड़ते हो, जो प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं हुए, जिन्होंने ड्राफ्ट किए हैं वो आंसरेबल ही नहीं है। तो बेटर है आप दूर रहो क्वेश्चन से, क्योंकि आपको आंसर मिल नहीं पा रहा ना। आईसीएस ऐसे आप जवाब नहीं पूछ सकते। काफी लोग स्कैनर वगैरह यूज करते हैं। अब स्कैनर के ऑथर्स आपको जवाब देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो दूर रहो, समझ रहे हो? दूर रहो, उतना आप सेफ रहोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस आपको बचा के रखना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 2 3 4 5 से ज्यादा नहीं आते हैं। 40 में से 35 क्वेश्चन जो इजी आते हैं, आप उस पर फोकस करो, आपके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 पे आ जाओ। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कौन से? मतलब बेस क्या लेते हैं? तो कॉस्ट शीट अगर आपने मुझसे पढ़ी है कहीं भी, तो मैंने बताया होगा कि कॉस्ट शीट में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपका बेस होता है प्रोडक्शन, और फिर जब आप प्रॉफिट निकालने के लिए जाते हो तो सेकेंड हाफ ऑफ द कॉस्ट शीट फिर बेस बदल जाता है और सेल्स के बेस पे आते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो? बेस बदलते हो, प्रोडक्शन से बेस बदल के आप सेल पे आते हो। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल रहे हो, यानी जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तब आप बेस लेते हो गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका बेस आता है प्रोडक्शन। गुड्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इससे आप पर यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हो और उसके हिसाब से कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो बेस प्रोड्यूस्ड आता है, और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फिर आप सेल्स के हिसाब से देखना चालू करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग कवर्स द ट्रांजैक्शन बिटवीन, ठीक है। कौन से आएंगे? सब, ठीक है। सब में ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा। रिलेटेड पार्टी के साथ करोगे तो भी आएगा, एसोसिएट के आएगा तो भी आएगा, होल्डिंग सब्सिडी का ट्रांजैक्शन है तो भी ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा। तीनों कवर्ड होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, ठीक है। फिर है 75, इन एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज मेनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पॉसिबल आर अकाउंटेड एज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कौन से कैटेगरी में आते हैं? तो आंसर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। एक्टिविटी के हिसाब से आप चार्ज करते जाते हो, मैक्सिमम खर्चे आप एक्टिविटी के हिसाब से ही बांटते हो। तो एक्टिविटी के हिसाब से जब आप बांटते हो तो कैसे बांटते हो? डायरेक्ट कॉस्ट, समझ रहे हो? डायरेक्टली आप उसको चार्ज करते हो आउटपुट पे, सर्विसेज पे, या जो भी आपका बेस होगा। तो एबीसी में मैक्सिमम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट कॉस्ट की तरह चार्ज होती है, ठीक है। फिर है, ये तो डेफिनेशन ही पूछी है, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डैश इज अ फैक्टर, डैश इज अ फैक्टर दैट कॉजेस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। फैक्टर दैट कॉजेस अ चेंज, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट ड्राइवर। ये होता है फैक्टर जिसके हिसाब से चेंजेस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन जनरल among all the measures of value of a business, the value under this measure is most likely to be the least. बोलो, सबसे कम कौन सी आती है? ये मैंने रिवीजन में भी पढ़ाया हुआ है, लिक्विडेशन वैल्यू। सबसे लोएस्ट वैल्यू बिजनेस की आती है लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। मतलब बंद करते वक्त लिक्विडेशन क्या होता है? जब बिजनेस पूरा बंद हो रहा है, बंद होते वक्त सबसे कम वैल्यू रियलाइज होती है एसेट्स की, और इसलिए जो भी वैल्यूएशन भी आता है शेयर का वो सबसे कम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी मेरे हिसाब से टिपिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुके हैं। इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी आर करंटली सेलिंग एट 80 रुपीज पर शेयर। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड। बोलो, क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं? एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड, इसका मतलब क्या है? कि ये D1 है। जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है ना, सर ये D0 होता है कि D1 होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, लिखा ही है साफ साफ, ग्रामर।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही लिखा है मतलब डायरेक्टली आपको D1 दिया हुआ है, ठीक है। 5 रुपीज का आपका D1 है। इफ द रेट ऑफ रिटर्न, अब यहां भी हल्की सी मिस्टेक है, मतलब यहां पे बस रिक्वायर्ड लिखना बहुत जरूरी है, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ था, तो ये अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये आर है या के ई है, जो भी कहो, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं उसको। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड एज 16%, व्हाट इज द ग्रोथ रेट? बोलो क्या आएगा? ग्रोथ रेट पूछा है, मतलब उल्टा क्वेश्चन है। नॉर्मली ये जो सिचुएशन होती है इसमें आपको प्राइस निकालना पड़ता है, वैल्यूएशन का फॉर्मूला लगता है, पर यहां पे वैल्यूएशन दिया हुआ है, 80 रुपीज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको ग्रोथ फैक्टर पूछा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो KE वाला भी होता है, ठीक है। क्या होता है KE का फॉर्मूला? KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब आपको KE निकालना है, ठीक है। ये भी आप यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। काफी बच्चे पूछते हैं सर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? अरे दोनों सेम है भाई, शफल किए हुए हैं, सिर्फ शफल करते अगर आपको आता है, इक्वेशंस को शफल करते हुए आता है, आपकी मैथमेटिकली गलती नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूले से आपका वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है? जी निकालना है। अब जी के हिसाब से इसको आप शफल कर नहीं सकते ना, दो ही फॉर्मूले ऐसे होते हैं, नॉर्मली या तो के पूछा रहता है, नॉर्मली या तो P0 पूछा रहता है। जी पहली बार पूछा जा रहा है, तो कोई भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, मैं इससे स्टार्ट करता हूं। बोलो P0 दिया हुआ है 80 रुपीज, D1 डायरेक्टली दिया हुआ है 5 रुपीज, के डायरेक्टली दिया हुआ है 16% माइनस जी, इसलिए इजी है, ठीक है, सब दिया है। बस बोलो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करो, 80 रुपीज इंटू 16%, तो ये आएगा 12.8 रुपीज माइनस 80G इज इक्वल टू 5, ठीक है। बोलो क्या करेंगे? 80G को उधर लेके जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 को इधर लेके जाओ, 5 माइनस हो जाएगा। बोलो तो 80G इज इक्वल टू 12.8 माइनस 5। बोलो G इज इक्वल टू 12.8 माइनस 5, 7.8, और 80 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 80 डेसिबल में आएगा, फिर इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो 7.8 डिवाइडेड बाई 80, तो आपका G आएगा 0.0975। इसी को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? दैट इज इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में भी आ जाएगा 9.75%, ठीक है, 9.75% है। इजी, काफी इजी है, ठीक है। अगर ये चीजें इजी नहीं लग रही हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब कुछ खास एक्सप्लेन, जहां जहां एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, वहां फटाफट आगे बढ़ेंगे। बोलो कुछ दो क्वेश्चन इंड एएस के आगे हैं, थोड़े भारी आए हैं। When an entity presents both consolidated and separate financial statement as per Ind AS, disclosures required under Ind AS 33 shall be given in। ठीक है, ये काफी टफ क्वेश्चन है, अंदर का क्वेश्चन है कि अगर आप एक होल्डिंग सब्सिडरी वाले स्ट्रक्चर में हो, मतलब आपके ग्रुप कंपनीज हैं, तो आप कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओगे, तो इंड एस 33 के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो किसके बताने पड़ेंगे? तो ये वैसे लॉजिकल भी है, अगर आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो इंड एस 33 भी दोनों के लिए कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो फिर समझेगा ही नहीं कि क्या पूछा है। तो ये ऑड क्वेश्चन आए हैं, ऑड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अंदर अंदर के बिल्कुल लाइन उठा उठा के भी पूछा हुआ है, इसीलिए ये पेपर काफी टफ था, ठीक है। चलो फिर ये भी बहुत टफ है, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक पूछा है वो वर्ड्स पे आप नॉर्मली ध्यान नहीं देते हो, कि फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पूछी है, कि फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। बेचोगे तो जो प्राइस मिलेगी उसको कहते हैं फेयर वैल्यू, और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन द, कौन सी डेट पे फेयर वैल्यू निकलती है, ये पूछा है। तो जब भी आप फेयर वैल्यू निकालते हो उस डेट को कहा जाता है मेजरमेंट डेट। तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो भी डेट पे आप ये फेयर वैल्यू निकालते हो उसको कहते हैं मेजरमेंट डेट। फेयर वैल्यू इज ऑलवेज कॉम्प्यूटेड एज ऑन अ सर्टन डेट, और वो सर्टन डेट जो आपने यूज की है, जिसके हिसाब से फेयर वैल्यू निकाली है, उसको कहते हैं मेजरमेंट डेट, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन है इंड एस का।
टफ है। आगे बढ़ते हैं, ये इजी है। द वैल्यू ऑफ अ शेयर अंडर यील्ड बेसिस, ठीक है, यील्ड मेथड आपने पढ़ी होगी। तो वैल्यू ऑफ शेयर अंडर यील्ड बेसिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द कैपिटलाइजेशन फैक्टर, अर्निंग अपॉन डिवाइडेड बाय अपना मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट आप करते हो, ठीक है। अब ये कैपिटलाइजेशन रेट का बेस क्या होता है? कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला भी मेरे फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है कि कैपिटलाइजेशन रेट फैक्टर जब आप निकालते हो तो आपका बेस क्या होता है। तो फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन रेट का होता है 1 अपॉन एनआरआर। 1 अपॉन एनआरआर करोगे तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो बेस क्या है? एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी गुडविल का एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर 24 लाख एंड 10 लाख। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि ये लाइबिलिटी और एसेट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप अपना कैपिटल निकालो, ठीक है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कि 24 लाख माइनस 10 लैक्स। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 14 लैक्स। 14 लैक्स आपका अभी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड इट्स एक्चुअल जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है वो भी दिया हुआ है 3,50,000। इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 11 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, मतलब ये भी रिवर्स क्वेश्चन है। बेसिकली आपको मैथ्स का आपका टेस्ट किया गया है, मैं बता रहा हूं। जितने भी आप प्रैक्टिकल्स देख रहे हो सब रिवर्स रिवर्स पूछे गए। फर्क क्या पड़ता है मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो ये टफ नहीं लगने चाहिए आपको। अगर ये टफ लग रहे हैं तो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपका मैथ्स का इशू है, कंसेप्ट का इशू नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जिसको सीधे क्वेश्चंस आते हैं उसको उल्टे भी आने ही चाहिए, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। अब कंसेप्ट क्लियर है पर फिर भी आपको टफ लग रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो आपको मैथ्स पे ही काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ब्लेम द क्वेश्चंस, यू कैन नॉट ब्लेम द कंसेप्ट। कंसेप्ट तो आप अप्लाई कर पा रहे हो ना। प्रॉब्लम है ये रिवर्स वर्किंग्स और ये सब में आपको तकलीफ हो रही है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स की, तभी आपको धीरे 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 ये इजी लगेंगी, ठीक है। अब आपको गुडविल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। गुडविल दिया हुआ है 11 लाख है और आपसे पूछा क्या है? पूछा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर्ड फॉर द वैल्यूएशन इज, एनआरआर आपको बेसिकली पूछा है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहली जो दिक्कत आपको जाएगी वो है कि सर ये मेथड कौन सी है, कुछ दिया ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हो तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ही नहीं दिया हुआ तो ना आप एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा सकते हो ना आप सुपर प्रॉफिट मेथड लगा सकते हो। बिना ये नंबर ऑफ ईयर्स के कौन सी मेथड यूज होती है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इससे आपको जज करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है, मतलब ये कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है बोलो? गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ऊपर निकाल लिया, उसके लिए आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए थे, बस आपको माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। 14 लाख रुपीज आपने निकाल लिया। अब सेकंड आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर। तो यहां एनआरआर आ जाता है। तो बस ये फॉर्मूले में आपको एनआरआर ही नहीं पता है, बाकी सब पता है। गुडविल दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और एसेट लाइबिलिटी से आपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। तो सिर्फ इसमें से एनआरआर मिलेगा, ठीक है। बोलो, गुडविल है आपका 11 लैक्स, एवरेज प्रॉफिट्स है 3,50,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस 14 लैक्स। बोलो 14 लाख को उधर भेजो, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 11 प्लस 14 25 लैक्स। तो 25 लैक्स इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर को उधर भेजो, 25 लाख को इधर भेजो। बोलो एनआरआर इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लैक्स। बोलो क्या आएगा? डेसिमल में आएगा 0.14 विच इज दैट इज 14%। इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। बोलो 14% है। सिंपल, काफी सिंपल है, ठीक है। अगर आपको बस थोड़ा सा ये सब पता है कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, थोड़ा बस ये फॉर्मूला अगर आपको विजुअलाइज हो गया तो आपको पता चल जाता है कि एनआरआर कहाँ आता है और एनआरआर कैसे निकलेगा, ठीक है। थोड़ा वही फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। लिखो
बढ़े आगे, चलो पॉज करके आप लिख लो। नेक्स्ट फिर है 83, जी लिमिटेड हैज इनिशिएटेड अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट विथ इट्स एम्प्लॉई। अकॉर्डिंगली एन एम्प्लॉई हु रिमेन्स इन सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 years, ठीक है, जो भी 5 years में सर्विस में रहेगा एटलीस्ट फॉर फ्रॉम द ग्रांट डेट, can exercise the option at any time after the end of 5 years but before the end of 12th year from the grant date. In this case vesting period of the option is, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आएगा 5 years। ठीक है, कि आपको कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है, 5 years ऑफ सर्विस। 5 years ऑफ सर्विस करनी है ना, तो ये 5 years ही क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड, क्योंकि ये वेस्टिंग कंडीशन है कि जब तक आपके 5 साल नहीं होते आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो एलिजिबल होने के लिए जितना समय लगता है उसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो सर ये 5 years से लेके 12th ईयर ये क्या होता है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लिखा हुआ है कैन एक्सरसाइज, मतलब ये एक्सरसाइज पीरियड है। 5 years से लेके 12th ईयर तक ये जो टाइम दिया गया है ये एक्सरसाइज करने के लिए दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज पीरियड है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वेस्टिंग पीरियड, तो वो आएगा 5 years। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, 84 मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद उनको पास करना ही नहीं है बच्चों को, या पता नहीं क्या खुन्नस निकाल रहे। ये ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन से आप क्या टेस्ट करना चाहते हो। एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट, आप क्या टेस्ट करना चाहते हो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप कंसेप्ट टेस्ट करो, आप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करो, आप एप्लीकेशन टेस्ट करो, पर आप हर जगह मेमोरी टेस्ट करोगे तो थोड़ा सा मतलब वो फेयर नहीं है। इतने प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप मेमोरी टेस्ट करोगे, इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर एएस इंड एस 102 इन द शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। तो कौन सा इसमें से डिस्क्लोजर नहीं है। अब डिस्क्लोजर हर एएस के इतने सारे होते हैं, अब क्या क्या याद रखोगे, बहुत मुश्किल है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इतने सारे, इंडेस ऊपर से आपका कोर्स भी सीएस है, सीए थोड़ी है। एएस इंडेस को आपको कभी अप्लाई करना ही नहीं है ना भाई, उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं आपके कोर्स में। तो उसमें भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे पूछना, उसमें भी कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है ये पूछना, मतलब ये तो कुछ मतलब बदला निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पढ़ा होगा गलती से तो आपको पता होगा। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ एक्साइज ऑप्शन, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, एवरेज शेयर प्राइस डिस्क्लोज करनी होती है। सोचो कितने बारीक क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर। ठीक है, फेयर क्वेश्चन नहीं है। फेयर क्वेश्चन निकालो तो बच्चे अपना पावर आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे अनफेयर क्वेश्चन मुझे लगता है सही नहीं है। चलो बढ़े आगे, 85 पे आ जाओ। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, सीएपीएम मॉडल पे क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सीएपीएम जो बताता है, और लिखा हुआ है व्हेन द सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस। ठीक है, मतलब सीएपीएम के हिसाब से करेक्टली प्राइस्ड है और उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है बताओ। तो पूरा डेटा सीएपीएम का दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑन मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है 16%, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है और बीटा फैक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, बोलो। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। बोलो, 7% प्लस 1.2 टाइम्स मार्केट 16% माइनस 7%। बोलो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, 16 माइनस 7 9, 9 इंटू 1.2 ये आएगा 10.8। तो 7% प्लस 10.8% इज इक्वल टू 17.8%। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। बढ़े आगे, चलो फिर मैच द पेयर्स दिए हैं, एक आध देखो मैच द पेयर भी आता है, तो करते जाते हैं। स्टाफ सर्विसेज, अब एकदम से मतलब 4 में से एक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कंफर्म क्या मैच हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मेरा, मैं पर्सनल बता रहा हूं अपना, मुझे ये ज्यादा मैच हो गया। कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल, क्या कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, उसका डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल होता है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डी का
2 है, तो डी का 2 देखो एक ही है, एक ही है, तो आंसर डायरेक्टली भी आ जाता है, ठीक है, या आप जैसा भी करो, ठीक है। तो स्टाफ सर्विस होता है मैनेज्ड कॉस्ट, ठीक है, स्टाफ सर्विस होता है मैनेज्ड कॉस्ट, तो ए का है 3, ए का है 3, ठीक है। फिर करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तरह लिया जाता है कि सेम एसेट अगर आप आज खरीदोगे तो कितने में मिलेगा, तो आज खरीदोगे तो क्या वैल्यू पे खरीदोगे, करंट मार्केट प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिया जाता है। तो बी का आता है ए, बी का आता है 1, और मेक और बाय डिसीजन में आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लेते हो कि वो बनाने में कितना खर्चा लगेगा, मेक और बाय, ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट उसमें लिया जाता है, तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। अब चार में से दो भी अगर आपको कंफर्म आ गए तो आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, चारों के चारों कॉन्फिडेंटली पता होना जरूरी नहीं होता इसमें, ठीक है। बढ़े आगे, फिर है ये भी मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस आया है, क्योंकि मैंने कहीं इसके बारे में आपके बुक्स में पढ़ा नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। Which of the following technique of material control analyzes items of material based on their criticality? क्रिटिकलिटी के हिसाब से कौन सी मेथड है, तो वो है VED मेथड, VED एनालिसिस। आई थिंक आपने भी कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में। तो VED होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, मतलब ये तीन कैटेगरी के हिसाब से आप क्रिटिकलिटी डिसाइड करते हो और तीन में उसको बांटते हो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है VED एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, फिर है टाइम रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी इन केस ऑफ। अब टाइम रिकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि जितना टाइम भी आप फैक्ट्री में प्रेजेंट हो वो होता है टाइम रिकॉर्डिंग, मतलब टाइम कीपिंग, फिर उसको आप टाइम बुकिंग और उसमें बांटते हो, ठीक है। तो टाइम रिकॉर्डिंग का मतलब है पूरा टाइम, पूरा टाइम जितना प्रेजेंट हो, ठीक है, अटेंडेंस है आपका उतना, तो ये तीनों में आता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑल ऑफ अबाउ, कि डायरेक्ट वर्कर्स के केस में भी काम आता है, इनडायरेक्ट में भी आता है, डायरेक्ट के लिए भी काम आता है, इनडायरेक्ट के लिए भी आता है, और इवन पीस बेसिस पे आपका पेमेंट है तो भी टाइम कितना आपने आप प्रेजेंट थे ये यूज किया जाता है, ठीक है, तो तीनों में काम आता है, आप पढ़ सकते हो, थ्योरी में दिया हुआ है। चलो, फिर है ये भी अच्छा मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, द नीड फॉर क्लासिफाइंग ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज एसेंशियल टू। कब कब फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना जरूरी है, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है। तो पहला है फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, सही है, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए आपको कॉस्ट पूरा पता करना होता है, और कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना पड़ता है। डिटरमाइन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है, मेथड जो होती है एब्जॉर्प्शन की, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन की मेथड्स होती है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का मतलब बाइफर्केशन लगता है, और फिर आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो। और फिर है प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, ये तो सबसे पहला मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि फिक्स वेरिएबल सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, फ्लेक्सिबल बजट में। फ्लेक्सिबल बजट फ्लेक्सिबल इसीलिए क्योंकि आप कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटते हो और उसके बिहेवियर के हिसाब से कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो, ठीक है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। बढ़े आगे, चलो, फिर है कॉस्ट शीट बेस्ड क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1,87,500, opening stock of finished goods is 72,800, closing stock of finished goods is 44,000, sales return is 12,500, purchase return is 8,000, and the value of cost of goods sold is, बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है फिनिश गुड्स के हिसाब से, बोलो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बस इतना ही काम आता है। सेल्स रिटर्न का कोई काम नहीं है, सेल पूछा है नहीं पूछा है, कोई प्रॉफिट पूछा है नहीं पूछा है, तो सेल रिटर्न का कोई काम ही नहीं है। जब आप COGS तक पहुंच रहे हो सेल रिटर्न का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता। फिर परचेस रिटर्न कहां यूज होता है, वो तो रॉ मटेरियल में होता है, फिनिश गुड्स में थोड़ी परचेस रिटर्न होता है, फिनिश गुड्स तो परचेस होते ही नहीं है ना, फिनिश गुड्स तो प्रोड्यूस होते हैं। तो परचेस रिटर्न किसका होता है, मटेरियल का, तो मटेरियल का जब आपने कॉस्ट लिया होगा तो आपने परचेस रिटर्न तो माइनस कर दिया होगा ना। ये जो ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला हुआ है इसमें कौन सा रॉ मटेरियल लिया है आपने, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही लिया होगा, और कंज्यूम्ड निकालते समय आपने रिटर्न माइनस कर दिया होगा, तो इसका इफेक्ट ऑलरेडी लिया हुआ है, डबल से नहीं लेना है। और सेल्स रिटर्न का कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि वो सेल में से माइनस होता है, सेल का यहां कोई इफेक्ट ही नहीं है, हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं निकालना है, हमको सिर्फ
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका भी कोई काम नहीं है और इसका ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, डबल से आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बोलो, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 72,800 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 187,500 माइनस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 44,000। बोलो आंसर कितना आएगा? 72,800 प्लस 187,500 माइनस 44,000 दैट कम्स टू 2,16,300। 2,16,300 मतलब कितना सिंपल था देखो, बस कंफ्यूज करने के लिए दो आइटम और दिए थे, बट फॉर्मूला बहुत इजी है, कॉस्ट शीट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी है। बढ़े आगे, चलो फिर है 91, ये भी पढ़ा होगा तो आ जाना चाहिए। कंपनी स्पेसिफाइड इन आइटम ए, दिया हुआ नहीं है ये, एक्चुअली जिन्होंने पढ़ा है उनको ही पता होगा। आइटम ए ऑफ रूल 3 ये होता है रेगुलेटेड सेक्टर्स, आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑडिट में, रेगुलेटेड सेक्टर, अनरेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। तो आइटम ए जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर का है और आइटम बी जो है वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का है, ठीक है। तो उसमें आपको पूछा है रूल 3 ऑफ कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 shall get its current year cost records audited when the overall annual turnover of the company of all its products and services during the immediately preceding financial year is। बोलो, इसमें आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, बोलो बना के देता हूं। रूल 3 ए बी, ए है रेगुलेटेड, बी है नॉन रेगुलेटेड। फिर इसमें भी आपने पढ़ा होगा ऑल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल में है 50 CR, इंडिविजुअल में 25 CR, ऑल में है आई थिंक 100 CR और इंडिविजुअल में है 35 CR। ये टेबल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? आइटम ए का ऑल, तो वो आएगा 50 CR, समझ रहे हो, सिंपल है, 50 CR और मोर। बढ़े आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू फोरकास्ट, फोरकास्ट और बजट आपने पढ़ा हुआ है, तो कौन सा फोरकास्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नंबर 1 हैज लिमिटेड स्कोप, ये आपने कहां पढ़ा है? बजट में। फोरकास्ट का कोई लिमिटेड स्कोप नहीं होता है, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। टूल फॉर कंट्रोल, फोरकास्ट कंट्रोल के लिए यूज होता ही नहीं है, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। कंट्रोल के लिए क्या यूज होता है? बजट, ठीक है, तो ये बजट का पॉइंट है, फोरकास्ट का नहीं है। डिस्प्लेस पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड, ये भी बजट है, फोरकास्ट थोड़ी पॉलिसी एंड प्रोग्राम टू बी फॉलोड होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। तीनों के तीनों फोरकास्ट के लिए नहीं है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक्चुअली बजट के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग, ऊपर ही मैंने बता दिया था, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बिना फिक्स्ड और वेरिएबल के बाइफिकेशन के आप बना ही नहीं सकते, ठीक है, बाकी में यूज नहीं होता है। फ्लेक्सिबल बजट इसी बेसिस पे इसलिए पूछा है, स्पेशल सिग्निफिकेंस सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट में ही होता है इसका। फिर है बजट विच इज वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन इफेक्टिव अटेनमेंट ऑफ सिलेक्ट बेनिफिट्स। बोलो कहां पे आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स पता चलती हैं? वो है जीरो बेस बजटिंग, क्योंकि आप हर चीज को जीरो से देखते हो, सवाल करते हो कि इसकी क्या नीड है, नीड क्या है, तो उसी से आपको ऑल्टरनेटिव पता चलते हैं कि मैं इसके लिए क्यों यूज करूं, उससे अच्छा तो मैं यहां यूज करूं। तो ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स का जो यूज है वो आप जीरो बेस्ड बजटिंग में ही सोच पाते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कैलेंडर रेशो पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत टफ है, डेटा काफी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब आपको हंसी आएगी कि यार ये क्या था, मतलब कितना इजी था। Following details are given for March 22. Budgeted production 200 units, actual production 250 units. Budgeted working days, ठीक है, budgeted working days 24 days, actual working days 27 days. Standard time per unit of output 1.2 hours. Actual hours work 194 hours. आपसे पूछा है बताइए कैलेंडर रेशो कितना है। कैलेंडर रेशो अगर पढ़ा होगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कैलेंडर रेशो इज इक्वल टू एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100। सिर्फ डेज चाहिए, एक्चुअल वर्किंग डेज और बजटेड वर्किंग डेज, बाकी सारा डेटा कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। बोलो एक्चुअल वर्किंग डेज 27, बजटेड वर्किंग डेज 24 इंटू 100, बोलो 112.5% है, सिंपल।
बहुत सिंपल है, बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। फॉर्मूला शीट में सब दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी थोड़ा अलग है, कुछ लोगों को पकड़ में नहीं आएगा, काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द नेचर एंड रेट ऑफ मूवमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल आइटम्स। तो रेट ऑफ मूवमेंट एक ही जगह आता है, वो है ट्रेंड में, ट्रेंड एनालिसिस। रेशोज का आप ट्रेंड देखते हो, उसमें मूवमेंट का पता चलता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में मूवमेंट नहीं आता, फंड फ्लो में भी कुछ मूवमेंट का कुछ नहीं है, फाइनेंशियल आइटम्स का मूवमेंट पता नहीं चलता, ठीक है, तो ऑल आ नहीं सकता। तो ट्रेंड एनालिसिस में एक्चुअली अलग अलग ईयर्स का पूरा ऐसा मूवमेंट पता चलता है कि कैसा आपका फाइनेंशियल आइटम्स बिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर पता चलता है, नेचर एंड रेट ऑफ मूवमेंट। फिर ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कवर रेशो इज एन एग्जांपल ऑफ, कैटेगरी पूछी है कि इंटरेस्ट कवर रेशो कौन से कैटेगरी ऑफ रेशो है, तो ये आता है सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशो में सारे कवरेज रेशो आते हैं, डिविडेंड कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज, डेट सर्विस कवरेज, ये सारे जो कवरेज रेशोज हैं ये सॉल्वेंसी रेशोज हैं। उसमें भी आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आ सकता है। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है, इसमें कहीं प्रॉफिट का कोई काम ही नहीं है। एक्टिविटी रेशो भी नहीं है, इसमें कोई सेल का भी लेना देना नहीं है, सेल वाले जो होते हैं वो एक्टिविटी रेशो में आते हैं। मार्केट टेस्ट रेशो भी नहीं है, इसमें मार्केट प्राइस भी यूज नहीं होता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर है 98, आ जाओ। कैश सेल दिया हुआ है 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 7 लाख, डेटा टर्नओवर रेशियो दिया है 2.5 टाइम्स, जीपी भी दिया है 2 लाख रुपीज। इफ क्लोजिंग डेटर्स आर 80,000 मोर देन द ओपनिंग डेटर्स देन द एवरेज डेटर्स वुड बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, मतलब पूछा एक्चुअली है एवरेज डेटर्स। अब अगर आपको ये रेशो पता होगा, डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो अगर आपको पता होगा तो उसमें ऑलरेडी एवरेज डेटर ही लेते हैं, तो एवरेज डेटर तो डायरेक्टली आ जाएगा ना। तो ये जो डेटा दिया है इसका कोई काम नहीं है। इसका काम कब होता, जब आपसे ओपनिंग डेटर्स पूछा जाता या आपसे क्लोजिंग डेटर पूछा जाता। तो क्वेश्चन एडिट किया हुआ है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली या तो ओपनिंग डेटर्स पूछा जाता है या तो क्लोजिंग डेटर्स पूछा जाता है, एवरेज डेटर कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो तो रेशो को अप्लाई करके ही आ जाता है, फिर ये नीचे का डेटा काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नीचे का जो लाइन है ना ये आपके काम में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पूछा ही नहीं है, आपको डायरेक्टली एवरेज ही पूछा है और रेशो यूज करके डायरेक्टली एवरेज ही आता है। बोलो फॉर्मूला क्या है, डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, बोलो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब यस, एवरेज डेटर, ठीक है। बोलो क्या आएगा, क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल मतलब पूरे साल की क्रेडिट सेल, ठीक है। अब आपको कैश सेल अलग से दिया हुआ है, ठीक है। कैश सेल जब भी अलग से दिया है मतलब टोटल सेल पूरी की पूरी क्रेडिट पे है ऐसा आप अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कैश सेल अलग से दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या है, आप टोटल सेल निकालो, ठीक है। टोटल सेल कैसे निकलेगी, आपको दिया हुआ है सीओजीएस, ठीक है, सीओजीएस प्लस जीपी करोगे तो आपको मिलेगा टोटल सेल। बोलो, सीओजीएस है 7 लैक्स प्लस जीपी है 2 लैक्स, तो आपका टोटल सेल आएगा 9 लैक्स। अब इसमें कैश भी आता है, इसमें क्रेडिट भी आता है, तो टोटल नहीं ले सकते हैं। डेटर टर्नओवर रेशो में क्रेडिट सेल ही लेनी होती है, ठीक है। तो यहां निकालो कैश सेल, कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस क्रेडिट सेल, इतना तो आता होगा ना। बोलो, टोटल सेल है 9 लाख, कैश सेल है 1,50,000, तो आपका क्रेडिट सेल कितना होगा 7,50,000 आ रहा है। तो ये आपको यूज करना है। बोलो, तो डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ठीक है, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप। बोलो, अभी ऊपर का फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, तो डेटा टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल हमने अभी निकाला 7,50,000 अपॉन एवरेज डेटर जो हमको निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट उसको उधर लेके जाओ, 2.5 को इधर लेके आओ, देयरफॉर एवरेज डेटर इज इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2.5।
3 lakhs है, सिंपल, डायरेक्टली एवरेज डेटर ही पूछा हुआ है। थ्री लैक्स लिखो, प्रोसेस समझो। हर चीज में लोग क्या कर रहे हैं ना, नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं, लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हैं। अरे अप्रोच पे भी ध्यान दो कि सर पहले क्या निकाल रहे हैं, पहले क्या निकालना है, ये सोच कैसे रहे हैं, ये ऑब्जर्व करो कि मैंने पहले फॉर्मूला सोचा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहां क्या यूज होता है, क्लियरली पता होना चाहिए। अगर मैं यहां कंफ्यूज रहता कि यार एवरेज लेते हैं कि क्लोजिंग लेते हैं, अगर मैं यहां कंफ्यूज होता तो फिर मैं अटक जाता। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि यहां क्रेडिट सेल ही लेते हैं, टोटल सेल नहीं लेते, क्रेडिट सेल ही लेते हैं और कैश सेल अलग से दिया हुआ है, तो आपको क्रेडिट सेल पहले निकालना पड़ेगा। और डायरेक्टली एवरेज डेटर ही यूज होता है तो आंसर भी डायरेक्ट एवरेज डेटर का निकल जाएगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग से आता है, ठीक है। बढ़े आगे, आ जाओ 99। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, COGS 7,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,80,000, जीपी रेशो 25% ऑन कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000। ठीक है, बोलो स्टेप बाय स्टेप सोचो क्या निकालना है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, फॉर्मूले से। बोलो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं, क्या निकाल सकते हैं, सोच के देखो। उससे रिलेटेड आंकड़ा दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड का लाइबिलिटी साइड का भी फॉर्मूला होता है, एसेट साइड का फॉर्मूला होता है। एसेट साइड के फॉर्मूले में फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल लिया जाता है। आपको वर्किंग कैपिटल इसीलिए अलग से दिया है, आप माइनस करके फिक्स एसेट निकाल सकते हो। बोलो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,80,000 माइनस वर्किंग कैपिटल 60,000, तो आपका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और दूसरा आपको नंबर चाहिए सेल्स। बोलो सेल्स कैसे आएगा, सेल्स कैसे आएगा, सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस जीपी। बोलो COGS 720 और जीपी का जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे ही है। कॉस्ट का मतलब ही क्या है, COGS मतलब बेस जो दिया हुआ है, जो अमाउंट का बेस है, परसेंटेज भी उसी का बेस है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बेस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 7,20,000 का ही 25% आएगा, यानी कि 1,80,000 आएगा। तो आपका ग्रॉस सेल कितना आएगा, ग्रॉस सेल आएगा, ये ग्रॉस सेल आएगा 9 लाख, ये ग्रॉस सेल है। और यहां एक्चुअली लेते हैं नेट सेल, नेट सेल लेते हैं। ठीक है, बोलो कितना आएगा। अब वो फॉर्मूला लगाओ, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल। नेट सेल कैसे आता है, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, अब यहां पे इसका यूज है 20,000 है, तो ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये आएगा नेट सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, वो है 2,20,000। इसको इंटू 100 नहीं करते हैं, ये परसेंटेज में नहीं होता, ये नंबर ऑफ टाइम्स में होता है। ठीक है, 9 लाख माइनस 20,000 दैट विल बी 880, 880 डिवाइडेड बाय 220 दैट विल बी 4 टाइम्स, राउंड फिगर 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स लिखो। बढ़े आगे, चलो फाइनल 100th क्वेश्चन। If current ratio is 2.5 times, asset test ratio is 1.2 times, net working capital is 1,80,000 rupees, the value of liquid assets will be। ये भी अलग क्वेश्चन है, मतलब लिक्विड एसेट्स नॉर्मली नहीं पूछते हैं, या तो करंट एसेट पूछते हैं, या तो करंट लाइबिलिटी पूछते हैं, या तो स्टॉक पूछते हैं। लिक्विड एसेट पूछा है, लिक्विड एसेट कहां यूज होता है आपको पता होना चाहिए। ये जो एसेट टेस्ट रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये उसका फॉर्मूला होता है। और लिक्विड एसेट आप कैसे निकालते हो, करंट एसेट माइनस स्टॉक। ठीक है, आपको सीधे लिक्विड एसेट पूछा है। अब एसेट टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, अगर मुझे करंट लाइबिलिटी मिल जाए, अगर मुझे करंट लाइबिलिटी मिल जाए तो बस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट करके मेरे को लिक्विड एसेट मिल जाएगा। ये अप्रोच होती है कि आपको निकालना क्या है, तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो पूछा हुआ है वो यहां यूज होता है। और ये फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो पहले मैं करंट लाइबिलिटी निकालूंगा,
फिर उसमें इसको पुट करूंगा तो मेरा लिक्विड एसिड आ जाएगा। अब करंट लाइबिलिटी कैसे आएगा? करंट लाइबिलिटी आपको पता ही है, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सब्सटीट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है, सब रेशो 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 ही दिए, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन वो सब्सटीट्यूट करके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, बोलो। तो पहला आएगा करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। अब मुझे करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने के लिए मैं निकाल रहा हूँ। फिर सेकंड में निकालूंगा वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000, और वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इस पे मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट एसेट की वैल्यू है ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो। 1,80,000 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 2.5 करंट लाइबिलिटी माइनस एज इट इज करंट लाइबिलिटी। अब सिर्फ करंट लाइबिलिटी है मतलब 1, तो 2.5 माइनस 1 वो आएगा 1.5, तो 1,80,000 इज इक्वल टू 1.5 करंट लाइबिलिटी। देयरफॉर करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो वो आएगा 1,20,000। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी आपको मिल गई 1,20,000। और अब आप वैल्यू पुट करो। बोलो एसिड टेस्ट रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशो दिया हुआ है 1.2, लिक्विड एसिड हमको निकालने हैं, और करंट लाइबिलिटी हमने अभी निकाला है 1,20,000। देयरफॉर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सेव नहीं हुआ है। ठीक है, बोलो फटाफट मैं लिख लेता हूं। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, अब एसिड टेस्ट रेशो is equal to liquid assets upon current liability, 1.2 is equal to liquid assets upon 1,20,000 cross product. Therefore current assets is equal to, sorry, liquid assets is equal to 1,20,000 into 1.2, तो ये आता है 1,44,000। आ रहा है ख्याल में? लिखो। तो ये था आपका दिसंबर 22 पेपर। ठीक है, अब मैं आपको कितने और क्वेश्चन है गिनवाता हूं। ठीक है, आ जाओ। ये ठीक है, पहला, इसका मैं कलर बदलता हूं। ठीक है, 1, 2, ये इजी था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इजी था, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20 पकड़ लो, ठीक है। 20 क्वेश्चंस टफ थे, यानी आपको 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार 80 में से 40 आ जाते हैं ना, एमसीक्यू पेपर है, रिटर्न पेपर्स में भी आप 50% लोगे, एमसीक्यू में भी 50% लोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। स्टिल मैं कह रहा हूं कि 80 में से 50 आ सकते थे, आए ख्याल में। इसमें भी आई थिंक 2-3 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किए हैं कि वो गलत है, तो उसके ग्रेस मार्क तो मिले ही होंगे, ठीक है। तो 16-17 क्वेश्चन टफ थे, 16-17 क्वेश्चन टफ थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको तैयार रहना है, आपकी एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी है कि अगर मैं 70 क्वेश्चन भी छुड़ाऊं तो 70 में से ही 60-65 आ जाते हैं। मैंने काफी बच्चों का देखा है, काफी बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने बहुत ही डॉट डॉट सॉल्व किया है और 2-3 ही क्वेश्चन उनके गलत जाते हैं और उनको एक्यूरेट मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 80 में से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक्यूरेटली 60 भी आते होते तो आपको 50+ मिल जाते, आ रहा है ख्याल में। तो जितना भी आप सॉल्व कर रहे हो, जितना भी आप सॉल्व कर रहे हो उस पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है। आए कुछ समझ में? तो मैं बस यही कहूंगा, थोड़ा सा आप बारीकी पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। अब ये वीडी एनालिसिस थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आया था, पर क्या वो गलत माना गया? नहीं माना गया। क्या कुछ आप कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। टेंशन ले सकते हो, अपना मूड खराब कर सकते हो, अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स ला सकते हो, मतलब और अपना बुरा कर सकते हो। पॉजिटिव कुछ करना है अपने लिए, इग्नोर करो, एक्सेप्ट कर लो कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो आपको नहीं आएंगे, जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जो जो भी आपका कवरेज रहा होगा उसके बियॉन्ड 8-10 मार्क का आता ही है। बट गुड न्यूज इज स्टिल आप एग्जाम्शन ले सकते हो। आपको 100 मार्क्स का पेपर छोड़ाने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम्शन लेने के लिए, समझ रहे हो? इट्स द ब्यूटी ऑफ इट। 75 to 80 भी अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, स्टिल आप एग्जाम्शन ले सकते हो। तो प्लीज आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या चीजें हैं, उस पर आप ज्यादा फोकस करो, रादर देन 10-12 क्वेश्चन जो ऑफ बीट आएंगे या जो आपको नहीं आएंगे या जो आपने पढ़े नहीं होंगे वो आएंगे, वो हमेशा रहेंगे। कितना भी आप पढ़ लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो प्लीज एक्यूरेसी पे आप ध्यान दें। जितना भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एक एक करके सारी वीडियोस आने वाली हैं। आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। थोड़ी मैं परेशानियों में हूँ, इसलिए थोड़ा कंटेंट स्लो आ रहा है, बट बिलीव मी सब आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ एटलीस्ट वो देख लें। जो मैं डाल रहा हूँ वही नहीं देख रहे, सर वो डालो वो डालो। अरे जो डाला है वो तो देख लो। सिर्फ हम वीडियो डालते रहें, आप देखो ना देखो, ऐसे थोड़ी होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ आप देखते जाओगे तो मेरी और मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं यार जल्दी जल्दी डालता हूँ, लोग देख रहे हैं, लोगों को बहुत नीड है। आप देख ही नहीं रहे तो मैं भी तो, मेरी भी स्पीड स्लो ही हो जाएगी ना। तो समझो बात को, ठीक है। चलो, तो एक एक करके और वीडियोस आते जाएंगे, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मैं भी आपको इसलिए सपोर्ट करते रहूंगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।